Mr. Bhatia ji, I would like to say that he has developed under green bamboo technology a nursery as well as agarbatti, that is raw agarbatti manufacturing unit, then bamboo cultivation in 2014 at Jabalpur. He has been known as bamboo cultivation expert. Green bamboo nursery he has established with the 53 world best species of bamboos. At present, I think he has got about 3.5 lakh of bamboo plant in his nursery. So he has established Bamboo Research and Education Center with the Madhya Pradesh Bamboo Mission, Bhopal. He is nominated as youngest member of Indian Council of Agriculture Research, Ministry of Agriculture, Government of India in 2003 to 2007. He was appointed as a member of the Board of Management, Jawaharlal Nehru Krishi Vidyalaya, Jabalpur in 2013 for a period of 3 years. He is a member of Doubling Farmers' Income by 2022 session presented before Honorable Prime Minister of India, that is Mr. Narendra Modi ji. He is a member of Constitutional Committee of National Bamboo Mission to analyze the import of bamboo and bamboo product to India and recommend strategies to ensure availability of quality raw materials from domestic sources. He is a member of Indian Council delegation of Global Bamboo and Rattan Congress held in Beijing, China in 2018. He is an ex-member of Madhya Pradesh State Bamboo Mission. At present, he is the president of All India Raw Agarbatti and Allied Manufacturers Association. So now I request him to address us on challenges in bamboo cultivation and roadmap of bamboo industry. Mr. Bhatia ji, I personally and wholeheartedly on behalf of Bamboo Society of India welcome you to this session. Thank you. Please address us. Hello. ये हेलो ये आ गया सर, आ गया. हेलो, ओके, हेलो. Yes sir, welcome. You're online now. We can see you. नमस्कार. Pleasure sir, please go ahead. मेरे दोस्त परमेश्वरम धन्यवाद देता हूं कि सामान्यतः आजकल मैं किसी वेबिनार और उसमें भाग लेता नहीं हूं कि एक मुझ पे कार्य का अत्यधिक बोझ है और दूसरा ये है कि अभी मेरे पास समय कम है और मुझे काम बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि इस देश में हम बैम्बू के मामले में वैसे ही 70 साल से पिछड़े हुए हैं और अभी भी हमारे पास जो है ना बहुत अत्यधिक काम करने का जो है ना हमको वो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम उस सौभाग्य को जो है ना हम लोगों के सौभाग्य में बदलना चाहते हैं. मैं अपने दोस्त रोहित अग्रवाल को भी धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने बहुत सारी सच्चाई यहाँ स्वीकार की गई है. इस देश में
वैल्यू एडिशन के लायक उतना बैम्बू है ही नहीं। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जरूर हैं बैम्बू के, परंतु मैं आपको आज कुछ बैम्बू की सच्चाइयां भी बताना चाहता हूं और बैम्बू पे किए हुए अपने काम भी बताना चाहता हूं। और मेरे काम इस देश के लिए समर्पित हैं। मेरे काम के बारे में टेक्नोलॉजी जिसको चाहिए मैं मुफ्त में दे सकता हूं। इसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं है और ना ही हम उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं। 2014 में मैंने भी वही गलती करी थी जो पूरे देश में हो रही है कि हमने बैम्बू का प्रोडक्शन तो किया नहीं, पर हमने बैम्बू का वैल्यू एडिशन शुरू कर दिया और उसका परिणाम जो है मैक्सिमम बैम्बू इंडस्ट्री जो है फेल्यूर की ओर जा रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अच्छी क्वालिटी का जो बैम्बू मटेरियल है वो आज की तारीख में कि देश के किसी पार्ट में भी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में अगर बैम्बू अवेलेबल है तो वहां पे दूसरी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल पेट्रोल का इतना हाई प्राइस होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है ना बहुत भारी पड़ती है। तो मैं आज आपको इन सब चीजों के अलावा जो है मैं बैम्बू के बारे में बताना चाहता हूँ। बैम्बू जो है एक बहुत ही मिराकल प्लांट है। मिराकल प्लांट है मीन्स आप समझिए कि ये एक अकेला पौधा है दुनिया में जिसमें एक बांस काटो तो 2 मिलते हैं, 2 काटो तो 4 मिलते हैं, 4 काटो तो 8 मिलते हैं। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई अद्भुत पौधा नहीं है कि जिसको जितना काटते जाओ उससे ज्यादा आपको उसका वो मिलता जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि बैम्बू का जो सर्वाइवल है वो जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा था तो लगभग 300 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो गया था। मैं आपको बता दूं यही एक अट्रैक्शन है जो मुझे बैम्बू की ओर लेके आया है। हमारी जो है 2010 से 2011 तक सारी फसलें नष्ट हो गई थी। मैं बेसिकली वेजिटेबल फार्मर था 1990 से लेके 2011-12 तक। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं ये चीज की स्टडी कर रहा था कि कोई सी ऐसी चीज होगी जो प्राकृतिक आपदा से जो है नष्ट ना होती हो। तो मुझे एक आर्टिकल मिला था, उसमें लिखा था कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा था तो 300 किलोमीटर तक 2000 डिग्री का टेम्परेचर था और सब कुछ राख हो गया था। और 37वें दिन अगर कोई पौधा था तो वो बैम्बू का पौधा था जो अपने आप सरवाइव होके उग गया था और उसमें रेडिएशन का इफेक्ट भी नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया ने इसको ग्रीन गोल्ड माना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 2011 से काम कर रहा हूं और मैंने वैल्यू एडिशन 2014 में शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दिमाग में था कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं बैम्बू के तो मेरी इंडस्ट्री चल जाएगी, परंतु ये भ्रम निकला। और 2014 में हमें एक मेजर सेटबैक लगा और 15 तक हमारी यूनिट जो है थोड़ा गड़बड़ाने लग गई, उसकी स्पीड जो है वो होने लग गई। परंतु हमने उस साथ जो है ना बैम्बू पे R&D करना शुरू किया और बैम्बू की स्पीशीज को जो है ना हमने स्टडी करना शुरू किया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा देश जो है ना ह्यूज क्लाइमेटिक चेंज का जो वो है उसका वो है। हमारे यहाँ क्लाइमेटिक जोन जो है ना हर 100-150 किलोमीटर में क्लाइमेटिक जोन चेंज हो जाते हैं। इसलिए बड़ा संभव नहीं है कि कोई एक स्पीशीज को आप जो है कहीं पे भी उगा लीजिए और कहीं पे भी जो है ना उसके एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो टुल्डा नॉर्थ ईस्ट पैदा कर रहा है उसके स्ट्रक्चर और जो टुल्डा हम पैदा कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। यही फर्क जो है जो कोलंबिया में गुआडुआ अगेंस्टिफोलिया वो कर रहे हैं, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बैम्बू है, जो लगभग 28 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर तक वो होता है और हम यहाँ पे उसको 47 डिग्री टेम्परेचर में ब्रीड कर रहे हैं। तो और अत्यधिक जो है ना हमको उत्साहजनक रिजल्ट मिल रहे हैं। हम बेसिकली सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल इंडिया में हम काम कर रहे हैं तो ये ट्रॉपिकल जोन्स आता है। तो ट्रॉपिकल जोन्स में जो है जो टेम्परेट जोन के जो मैक्सिमम बैम्बू हैं वो टेम्परेट जोन से ही मतलब वो हुए हैं। तो टेम्परेट जोन के बैम्बू को ट्रॉपिकल जोन में लाने के लिए ह्यूज किस्म का जो है ना हमको एक्युमुलेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ा। बहुत सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया था बैम्बू का और उसके उसमें मोर्टलिटी रेट भी था। परंतु उसके बावजूद अभी हमने 61 स्पीशीज को ट्रॉपिकल जोन में
सर्वाइवल के लायक एक्युमुलेट कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में आपको इतने एक साथ 61 स्पीशीज का बैम्बू और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब समझिए सुपीरियर किस्म के बैम्बू हमने सेलेक्ट किए हैं जो एग्रीकल्चर और किसान के लिए बेनिफिशियरी हैं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो नेशनल बैम्बू मिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का प्रधानमंत्री जी ने मुझे मेंबर बनाया था, तो हमारी कुछ रिकमेंडेशन थी कि हर 300 किलोमीटर में एक डेमो प्लॉट होना चाहिए जो हर किस्म के बैम्बू का ट्रायल करे और उसके अलावा वो नर्सरी वहीं स्टैब्लिश करें वहीं के, क्योंकि बहुत लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन जो है इस बैम्बू सेक्टर में पौधों को नुकसान करती है और उसमें मोर्टेलिटी भी बहुत होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इस देश को लगभग 10 करोड़ सैपलिंग हर साल की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि हम 1 करोड़ सैपलिंग भी जो है ना अभी उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, क्योंकि आज नहीं तो 2030 के बाद जो पेरिस के क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो क्लॉजेज हैं उसके हिसाब से सिर्फ बैम्बू को ही आगे जो है टिम्बर और दूसरे सब्स्टिट्यूट के उसमें चलना है। तो उस हिसाब से हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि हम 2011 से जब काम कर रहे हैं तो मैं आज देख रहा हूं कि जितने बैम्बू प्लांटेशन नहीं है उससे ज्यादा एक्सपर्ट व्हाट्सएप और फेसबुक में जो है ना काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी एक बैम्बू का पौधा नहीं लगाया और वो बैम्बू की फिजियोलॉजी और उस पे जो है ना मतलब वो कर रहे हैं। और इस तरह के गलत ज्ञान से जो है ना इंडस्ट्री को भी जो है ना बड़ा वो सेटबैक लग रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो राउंड स्टिक की मेरे दोस्त रोहित अग्रवाल ने जो बात कही थी कि राउंड स्टिक भी जो है ना, अब आप देखिए कि हमने लड़ाई करके, सरकार से लड़ाई करके इस स्टिक की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ा किया कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा सा सर्वाइवल मिल जाए। परंतु आप देखिए कि 2015-16 में लगभग 5000 केजी स्टिक बनती थी। आज की तारीख में मेरे को लगता बड़ी मुश्किल से 14-15 हजार केजी बनती होगी, जबकि हमारी जरूरत 3 लाख केजी रोज की है। इतना बड़ा हमारा अगरबत्ती बाजार है और 3 लाख केजी अगरबत्ती बनाने के लिए हमको लगभग 20 लाख केजी से लेके 25 लाख केजी बैम्बू रोज का चाहिए। तो हमारे पास इतना बैम्बू है क्या? ये सब प्रश्न है जो कुछ जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि क्या हमारी जो बैम्बू कल्टीवेशन वो है कि वो 25 लाख केजी सिर्फ एक अगरबत्ती की राउंड स्टिक सेक्टर के लिए स्पेयर करने के लिए तैयार है क्या बैम्बू? मैं आपको बता रहा हूं कि बैम्बू सेक्टर में आप बैम्बू को पहले कल्टीवेट करिए। हम उल्टा चल रहे हैं, पहले इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और प्रिजर्वेशन के बात कर रहे हैं और उसमें तो हमारे पास बैम्बू है ही नहीं। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया में बैम्बू इंडस्ट्री तब तक सरवाइव नहीं करेगी जब तक बैम्बू का कल्टीवेशन फ्लडिंग नहीं हो जाएगा। चाइना में अगर आप बैम्बू के वो देखेंगे तो वहां उन लोग कहते हैं बैम्बू सी है, वो समुद्र है बैम्बू के। तो हमको वैसे समुद्र पैदा करने पड़ेंगे तब हम उसका उपयोग करके इंडस्ट्री को सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम पहले इंडस्ट्री की बात करेंगे और उसके प्रिजर्वेशन की बात करेंगे और बैम्बू तो हमारे पास है ही नहीं। सवाल उस बात का है कि जब हमारी शादी हुई नहीं, बच्चा हुआ नहीं और हम इंजीनियरिंग कॉलेज की छानबीन जो है जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं ना, तो ये देश में बेसिक प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं कि हमने बैम्बू की नॉर्मली हम 2014-15 में जब फेल होने लग गए तो हमने बैम्बू की अलग अलग स्पीशीज पे स्टडी करी और पूरे वर्ल्ड से एक्वायर करी स्पीशीज। तो उसके बाद हमें जो है ना, हम मानते थे पहले कि 30,000, 35,000, 40,000 केजी पर एकड़ का जो है एक टारगेट है वो अचीव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। परंतु आज हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जब हम 70,000, 80,000 केजी जो है पर एकड़ पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं। मतलब आप सोचिए कि इतना ह्यूज बायोमास जो है और एक्सीलेंट किसी भी बैम्बू इंडस्ट्री में बैम्बू का जो उपयोग होता है उसमें बैम्बू की स्ट्रेटनेस, बैम्बू का फाइबर और दूसरी चीजें जो है ना हमारे को कंसीडर करनी पड़ती है। उसमें इंटरनोड भी है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब मैंने काम शुरू किया था
तो मुझे बहुत सालों लोगों ने डिमोरलाइज किया कि नहीं, यहाँ तो इंटरनोड 12 इंच 14 इंच भी नहीं आएगा, 8 इंच आएगा, यहाँ लोकल बैम्बू में तो 10 इंच से ऊपर नहीं आता। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसे ढेरों बैम्बू हैं जिनका इंटरनोड 1 मीटर से भी ऊपर है। बेटर देन जो स्पीशीज जो नॉर्थ ईस्ट में वो कर रही है, उनसे बेटर परफॉर्मेंस हम अपने यहाँ पैदा करके वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ आसाम तक से विजिटर आते हैं, हमसे वो करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई प्रश्न नहीं है कि इस सिर्फ बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, साउथ में नहीं हो सकता, गोवा में नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। हम तो कुछ ऐसी स्पीशीज जो है जो कभी वो नहीं हुई, हम राजस्थान और कच्छ में इस साल जो है हम वो करने जा रहे हैं, ट्रायल करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सिर्फ बैम्बू कल्टीवेशन की बात हो, और वही जो बैम्बू की फ्लडिंग है वही इंडस्ट्री को सरवाइव करेगी, और वही अलग अलग किस्म के जो है हम फाइबर और अलग अलग किस्म की फिजियोलॉजी बैम्बू की हमको स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने 61 प्रजाति के बैम्बुओं की फिजियोलॉजी जब चेक करी ना, तो हमको जमीन आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का फर्क नजर आया। किसी में कलर कुछ और है, किसी में फाइबर कंटेंट ज्यादा है, किसी में फाइबर कंटेंट कम है, किसी का स्पंजी नेचर है, किसी का वुडी नेचर है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हर एक चीज को हर एक चीज से लिंक करनी पड़ेगी। आपको बैम्बू की फिजियोलॉजी पे स्टडी करनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री की जरूरत को और मशीन मेकर को साथ में लेके हमारे को एक ऐसा वो बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर की जहां पे जो है ना आपको सब चीजें जो है वो हो जाए। दूसरी बात ये मैं बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त ने रोहित ने क्लस्टर फार्मिंग की भी बात करी थी। तो 2017 में प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में सबसे पहले हमने कह दिया था कि 40-50% एयर ट्रांसपोर्ट होती है, इसलिए 10 किलोमीटर से ज्यादा कभी भी कोई इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन अगर वो फेस करनी पड़ेगी तो वो इंडस्ट्री सरवाइव नहीं करेगी। तो मेरी अभी भी अगर कोई नीति निर्धारक या पॉलिसी मेकर लोग अभी मेरी कोई बात सुन रहे हैं, तो मैं आज भी उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैम्बू को क्लस्टर फार्मिंग में आप वो करिए, क्योंकि बैम्बू के मल्टीपल यूज है। देखिए आपको मैं बताता हूं, जब हमने राउंड स्टिक बनानी शुरू करी थी तो 100 केजी में 15 से 18 किलो तक हमारी स्टिक निकलती थी, और 82 से 85% वेस्ट निकलता था। तो मेरे एक दोस्त हैं जो हांगकांग में रहते थे, तो जब वो आते थे तो मेरे साथ बैठते थे, तो उन्होंने कह दिया था कि आपका सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैंने कहा कि क्यों मुश्किल है? तो उन्होंने कहा कि जब इंडस्ट्री में 82 से 85% वेस्ट निकले तो आप कितने भी अच्छे रेट में अपना प्रोडक्ट बेच लेंगे, तो आपको कभी जो है ना मतलब ब्रेक इवन भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे पहले बैम्बू डस्ट को जो बैम्बू वेस्ट को डस्ट में हमने कन्वर्ट किया। ये बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी वो नहीं थी, ना कुछ इस तरह के ग्राइंडर थे। बैम्बू डस्ट जो होती है उसको जैसे ग्राइंडर में डालो एज इट इज बाहर आ जाती है। उसको मैदे जैसा महीन फाइन करना जो है ना, बहुत लंबा सफर हमने इसमें तय किया है, और हमने उसको जो है ग्राइंड किया है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बैम्बू की इंडस्ट्री में आपको सब चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में हम नॉट को भी हम चारकोल में कन्वर्ट करते हैं, और बैम्बू तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि देखिए, हम इवन बांस की पत्तियों का भी वैल्यू एडिशन करते हैं। हम बांस की जो बायोमास की सूखी पत्तियां गिरती हैं, इसको हम किसी तरीके से कलेक्ट करके इसको भी ग्राइंड करके हम डेयरी और पोल्ट्री ओनर को देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि डेयरी, ये बैम्बू लीफ की भी हमने एनालिसिस करी है। आप देखिए बैम्बू लीफ में जो है 10 से मतलब डिफरेंट स्पीशीज में 5% से लेके 13% तक सॉल्युबल सिलिका होता है। 18 से 20 किस्म के अमीनो एसिड्स रहते हैं, और 50 से 60 किस्म के ट्रेस एलिमेंट जो है बैम्बू लीफ में पाए जाते हैं। आप देखिए कि बैम्बू हम 6 एकड़ के प्लांटेशन में 60,000 से 80,000 रुपए की लीफ बेच लेते हैं, और इस साल हमारे यहाँ पे पानी जल्दी गिर जाने के कारण हम उसको ग्राइंड नहीं कर पाए, तो इस बार हमने उसका अलग किस्म का कंपोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बैम्बू एक ऐसा मिराकल पौधा है, इसका मिराकल पौधा है कि हम नीचे के पोर्शन से लेके पत्तियों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बैम्बू लीफ टी भी जो है हमने सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करी। आपको मैं बता दूं, बैम्बू लीफ टी इस्तेमाल करते हैं, हमने बैम्बू के सॉल्ट भी हमने बनाए, पर तो अभी उसमें थोड़ा सा लॉन्चिंग में अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हम उसमें 9.5 pH से ऊपर नहीं जा। बैम्बू सॉल्ट अपने आप में एक बड़ा अद्भुत जो है ना, और लगभग 4,000 रुपए किलो का एक पदार्थ है जिसको बाजार में बेचा जा सकता है। तो मैं वापस अपनी बैम्बू के बारे में बात में आ रहा हूं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबसे पहले बैम्बू की फ्लडिंग करिए, बैम्बू को लगातार उत्पादन करिए। बैम्बू का उत्पादन जो है, अभी हमारे यहाँ क्वालिटी सैपलिंग नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अंधाधुंध किसी भी स्पीशीज के पीछे मत दौड़ें। पहले ये देख लें कि क्या उसका उपयोग क्या है, वैल्यू एडिशन क्या है, बाद में नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। हमने कुछ वेराइटियां जो हैं आपके लिए जो है ना, कुछ वेराइटियां हमने सेलेक्ट करी हैं जिनका जो है ना, जिसकी परफॉर्मेंस हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त आई है। मींस 47 डिग्री में आई है, मींस महाराष्ट्र में भी आएंगी, साउथ में भी आएंगी, तमिलनाडु में भी आएंगी, कर्नाटक में भी आएंगी, जिसमें जो है कुछ डिफरेंट किस्म के टुल्डा हमने वो किए हैं, न्यूटन्स किए हैं, कैचरेंसिस किए हैं, पॉलीमार्फा। ये मीडियम रेंज के बैम्बू हैं जो हमारे जो है हैंडीक्राफ्ट, अगरबत्ती स्टिक और दिस इज ये स्ट्रिप बोर्ड वगैरह के लिए बहुत वो है। कुछ हमारे बड़े बैम्बू हैं, बड़े बैम्बू मींस जायंट बैम्बू जिनको कहते हैं, उसमें वल्गरिस ग्रीन, वल्गरिस ब्लैक इंडिया में हम लेके आए हैं अभी, और डेंडोकैलेमस एस्पर। आपको मैं एक बात बताऊं, मतलब मुझे जब काम शुरू कर रहा था तो मुझे लगा था कि एस्पर पे कोई काम हो रहा है, पर सारा एस्पर का में काम जो है बंद इसलिए कर दिया गया था, उन्होंने कहा था कि ये पौधा जो है बैम्बू अच्छा नहीं है। परंतु मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि डेंड्रोकैलेमस एस्पर और डेंड्रोकैलेमस ब्रांडिसाई जायजेंटियस लैटिस फ्लोरल, ये अगर इसका अच्छा प्लांटेशन अगर आप करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे, तो लगभग जो है ना 60 से 80 हजार केजी मैं आपको गारंटी लेता हूं कि वर्ष से वर्ष स्थिति में इतना प्रोडक्शन पर एकड़ पर ईयर आएगा, क्योंकि हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, उसकी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टुल्डा से ही स्टिक बन सकती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, डेंडोकैलेमस एस्पर की हमने स्टिक जो बनाई है वो लगभग चाइनीज स्टिक के बराबर उसमें वाइटनेस है, और उसकी क्वालिटी भी जो है मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि टुल्डा में हल्का सा वाइटनेस नहीं आती है, परंतु एस्पर और ब्रांड इसमें जो है इस तरह की मतलब वाइटनेस आती है, जो वाइटनेस जो है आज की तारीख में बाजार मांगता है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि इस तरह से अगर किसी भी फेल्यूअर, अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई फेल्यूअर होता है, मींस फेल्यूअर अगर चाहे फार्मर का फेल्यूअर होता है या इंडस्ट्री का फेल्यूअर होता है, तो ये एक बहुत किस्म से जो है इंडस्ट्री को सेटबैक लगता है। आप मेरी बात सुनिए, हम 2014 से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात मैं आज की तारीख में कुछ व्हाट्सएप और उसमें देखता हूं कि लोग पर एकड़ 20 लाख रुपए तक कमवा के दे रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इस बात से सावधान करना चाहता हूं कि कम से कम प्लांटेशन जो है, नंबर ऑफ प्लांट वहां लगाइए। बैम्बू को लाइट चाहिए होती है, एयर चाहिए होता है, और पानी चाहिए होता है, और कंपोस्ट चाहिए होता है। बहुत हाई डेंसिटी प्लांटेशन बहुत लंबे समय तक आपके साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने तो अपने जीवन में अभी इतने साल में कोई हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं देखा है। मैं आपको ये बताऊं, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो 330 प्लांट जो है मीडियम के लिए है, और 180 प्लांट जो है पर एकड़ जो है ये जायंट वैरायटी के लिए है, जो मैंने आपको बताई है। ये मैक्सिमम वो है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बैम्बू जो है जीरो मेंटेनेंस में इसकी फार्मिंग होती है। अगर आप ड्रिप लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लगभग इनको 4 साल पानी दे के इनको वो करना पड़ता है। 5वें साल से तो मुझे लगता है कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बैम्बू अपना पानी खुद स्टोर कर लेता है।
बैम्बू जो है एक ऐसा पौधा है जो एयर कंजर्वेशन करता है, सॉइल कंजर्वेशन करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे खेती कर रहे थे तो हमारे पानी में बहुत सारा खारा पानी था, मतलब जो ग्राउंड वाटर था। 5 साल के बैम्बू ने उसको इतना स्वीट पानी कर दिया कि अब हमारे को जो है कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हम वही बोर का पानी पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं तो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि ये बोर का पानी है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बैम्बू जो है पूरी दुनिया में जो ग्रीन गोल्ड कहा गया है, उसकी ओर आप वो करें, पहले बैम्बू का कल्टीवेशन करें। बैम्बू के कल्टीवेशन के बिना इंडस्ट्री का जो है सोच और सर्वाइवल दोनों ही मुश्किल है। अगर आप इस तरह के वो करेंगे तो सक्सेस स्टोरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई 8 साल 10 साल में जो है हम चाइना का मुकाबला तो छोड़, हमको लगता है कि कुछ दिनों में युगांडा भी हमसे आगे निकल जाएगा। अगर इस तरह की हमारी प्लानिंग होती रही, 1-1, 2-2 एकड़ के 50-50 किलोमीटर के दूर में कल्टीवेशन वो होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। बेहतर ये है कि क्लस्टर फार्मिंग करें और इंडस्ट्री को लिंक करके फार्मिंग करें। विदाउट इंडस्ट्री को लिंक किए बगैर फार्मिंग करना जो है ना बहुत मुश्किल बात है। तो मेरा इतना ही आप लोगों से कहना था, और बाकी क्योंकि समय पहले ही बहुत जा चुका है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। हेलो Thank you, Bhatia sir. Any Hello. questions? Any questions? Sir, एक question है, which species has 1 meter internodal distance? सर देखिए, जो बैम्बूसा कैचरेंसिस थी और जो अभी हमारा जो एक इंडोनेशियन ब्रांडिसाई है, इंडोनेशियन ब्रांडिसाई में, इन दोनों में लगभग जो है ना 1 मीटर के इंटरनोड आए हैं और हम कुछ उसमें स्टडी कर रहे हैं। बाकी स्पीशीज में भी इंटरनोड बढ़ाने के लिए कुछ हम उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद 6-8 महीने 1 साल में जो है ना हम दूसरे बैम्बुओं की पूरी तो नहीं 1 मीटर कर पाएंगे, पर मैक्सिमम जो है ना कोशिश करेंगे कि हम इसमें जो है कुछ मतलब इंटरनोडल जो है कुछ इंक्रीज हो जाए। जहाँ पे एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में एवरेज जो है 240 दिन का रेनफॉल है और हमारे यहाँ पे ये रेनफॉल 60-70 दिन होता है। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ती है जिसके कारण जो है ना मतलब इंटरनोड बढ़ जाए। Okay, thank you, sir. नेक्स्ट What species are available and what is the price? आपके फार्म में क्या क्या स्पीसीज हैं और सर उसके लिए जो है ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी तो इस साल तो हमारे पास अभी स्पीशीज तो हमारे पास 61 है, पर इस साल के पौधे हमारे टोटल बिक चुके हैं और हम नेक्स्ट ईयर के लिए अब बुकिंग करने के लिए वो कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, हमने पिछले 2 सालों में हमारा लॉकडाउन में बहुत समय वेस्ट हो गया और हमें काम करने का मौका नहीं मिला। परंतु मैं आपको इस बात का बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितनी भी स्पीशीज हमारे पास हैं ये देश के हर एक कोने में जाएंगी और किसी भी तरह जाएंगी, चाहे हमको कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। ओके, शुक्रिया सर। और एक आपकी फार्म की विजिट के एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं परमेश्वरन सर, उनको ऐड कर रहा हूँ। परमेश्वरन अय्यर सर, you are online. You can ask the questions. Unmute yourself, please. Yes, sir. Please I go have ahead. Namaste, Bhatia, sir. नमस्ते नमस्ते। Yes, actually, the thing is, all over India, many states I gone to get the all the places like from border of Bhutan, many other places. But the thing is, I never got the experience like the visit what I can say, like actually big bazaar of bamboo farm, because one place you can go and pick all kind of bamboo in one place. So normally what happens is if you go to Ratnagiri or somewhere, you will get only stocks. You won't be able to see any other quality material. If you go to Coorg, you will get a giant bamboo. You won't be able to see any other thing. If you go to Kerala, you will get only Aucklandra.
But Bhatia Shaka farm पे गया तो actually you will I can go with a lorry and I can say that this bamboo 10, this bamboo 10, this bamboo 5 like that. That's only big bazaar of bamboo farming in India. It's a very model way of. It's actually I'm not saying that it's a farming. Actually, I'm feeling like that is a demonstration museum kind of thing. This kind of thing should be there in everywhere to understand that what kind of variety will grow in which place. But it's really surprising that in his place actually everything is growing. So I'm not able to say that which one is native to his place. Thank you, sir. Thank you very much. सर मेरे पास 1.5 फुट की हाइट से लेके 150 फीट हाइट तक की जो वैरायटी जो है ना मेरे पास अवेलेबल है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बैम्बू है डेंडोकैलेमस सिनाकस, जिसकी हाइट लगभग 150 फीट जाती है और 18 इंच डाया है, वो भी मेरे पास है। और जो सबसे छोटा बैम्बू 1.5 फीट का होता है वो भी मेरे पास है। बट सरप्राइजिंग थिंग इज आपने उसका कोई फोटो किसी को भी नहीं दिखा दिया, वो बहुत दुखी बात है। आप जो है ना इतनी जल्दी सब वो करते हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जो है ना इस पूरी स्पीशीज का जो है ना वो करके वीडियो जो है YouTube में अपलोड करूंगा। प्रॉमिस करता हूं 1 महीने के अंदर अपलोड करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? Yes, sir. One more question from Mr. K.N. Murthy. Are Gudua and Mosa seedlings available? Which one? Gudua and Godua next year will be available. And second one? Mosa. Mosa. सर मौजो में जो है ना मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत मतलब मौजो में हम 2015 से काम कर रहे हैं और हम लगातार फेल्यूर हो रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ मौजो जो है बड़ा टिपिकल जो है टेम्परेट का बैम्बू है, -15 से +15 का। और हम लगभग जो है ना 5-7 लाख रुपए की होली खेल चुके हैं मौजो से। फाइनली दिस ईयर हमने ये प्लानिंग कर दी कि अब हम मौजो की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि मौजो के अट्रैक्शन में जो है ना हम बहुत समय और बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं और मौजो जो है हमारे क्लाइमेटिक जोन में सरवाइव नहीं कर रहा है सर। हम बहुत मतलब वो हो चुके हैं, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि हम मौजों के चक्कर में बहुत सारे दूसरे बैम्बू को ओवरलुक कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म से जो है आ रहे हैं। तो हम अब अपने दूसरे बैम्बू की ओर ध्यान देंगे। मौजों में हम फेल्यूर हो चुके हैं और ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। Okay, thank you, sir. There's a question regarding plantation in saline soil. सर मैं आपको कुछ बातें बताना शायद मेरे ख्याल से वो हो गया है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी हम कुछ कच्छ में काम कर रहे हैं। कच्छ में हम 3000 TDS का पानी और 9 pH तक का पानी में जो है हम बैम्बू ग्रो करने की कोशिश में कर रहे हैं। और मुझे लगता है और जमीन को लेके भी जो है ना मेरे को लगता है 5 pH से 8 pH तक बैम्बू को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बैम्बू अपने आप जमीन का pH न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो 5 सालों में बैम्बू को अपने हिसाब से वो तैयार कर लेगा, क्योंकि जो बैम्बू का बायोमास है अगर वो जाके जब वो सॉइल में जाएगा ना तो सॉइल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है सर। हम जब काम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने हमसे कहा था कि आप बैम्बू लगा रहे हैं तो जमीन आपकी बंजर हो जाएगी, परंतु मैं आज आप लोगों को बोलने चाहता हूं कि मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द कंट्री हो गई है हमारी जमीन। क्योंकि आप ये सोचिए कि जिसकी लीफ में जो है 58 ट्रेस एलिमेंट हो, 19 अमीनो एसिड हो, सॉल्युबल सिलिका हो, तो फिर हमें जरूरत ही क्या है सर। अपने आप जो है जमीन जो है ना बैम्बू के हिसाब से जो है ना वो हो जाती है, चेंज हो जाती है। टाइम जरूर लेता है, हर जमीन की प्रोडक्टिविटी हर टाइम एक जैसी नहीं होगी, परंतु मुझे लगता है कि अगर हम 5 साल में हार्वेस्टिंग लेते हैं तो हो सकता है कि उसमें 7 साल में मिले, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैम्बू उसमें नहीं हो पाएगा। Thank you, sir. One more question. What technology is used for increasing internodal distance of any bamboo species? सर हम उसकी जो है कुछ केमिकल फर्टिलाइजर और कुछ उसकी डोजेस में कुछ हम चेंज करके वो कर रहे हैं। तो चूंकि अभी हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, नहीं तो हम आपको हमारे यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे डेली जो है लगभग 30-40 विजिटर जबलपुर में। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल बैंगलोर से एक विजिटर बाई कार आए थे, मिस्टर संदीप, वो कॉफी प्लांटेशन के ओनर हैं और वो बाई कार मेरे यहाँ आए थे
तो उन्होंने यहाँ आके जो है ना मेरे यहाँ विजिट किया, वो कॉफी की जगह बैम्बू लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम कोई टेक्नोलॉजी किसी से छुपाते नहीं है, पर जब तक रिजल्ट पूरा सामने नहीं आ जाए सर, तो मुझे लगता है कि कहना जो है ना मतलब वो हो जाएगा। Okay, sir. Next question. Dendrocalamus stocksy is it suitable for agarbatti making? नो सर, मैं आपको ये बता दूं कि ये बात मैं आज से करीबन 3 साल पहले मिस्टर विनय कोलते और एक उनके साथ कोई दापोली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आए थे। तो एक्चुअली क्या है सर, स्टॉक्साई और इसमें स्ट्रक्टस में मतलब फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, दोनों में फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। और हमको अगरबत्ती के लिए जो बैम्बू चाहिए वो लो फाइबर कंटेंट का चाहिए। ये बैम्बूसा बैम्बूस, डेंडोकैलमस स्ट्रक्टस और स्टॉक्साई तीनों में फाइबर कंटेंट ज्यादा। और एक बैम्बू और लेके आए थे वो मैश, तो मैश में भी जो है फाइबर कंटेंट ज्यादा था, तो मैंने उनके सामने ही एक्सपेरिमेंट करके बताया था। Okay, sir. Last question for the day, sir. Which species is suitable for dry land cultivation? सर वेरी डिफिकल्ट ये बिकॉज हम तो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, हमारे लिए तो जो है ना, देखिए सर, हम ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए मुझे लगता है कि जो मैंने स्टॉक्साई देखा और स्ट्रक्टस देखा उससे बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे सर। ड्राई लैंड फार्मिंग की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो जो है मतलब समझ लीजिए 3rd जनरेशन कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, जिसमें ड्रिप भी लगा है, हमको कंपोस्ट भी देना है, फर्टिलाइजर भी देना है, बैलेंस फार्मिंग करनी है। ड्राई लैंड विदाउट बैम्बू जो है ना, पानी तो जो है बड़ा मतलब हो तो जाएगा, परंतु प्रोडक्शन की जो है गारंटी हम नहीं बता पाएंगे सर, क्योंकि हम तो बिल्कुल फुली जो है ना इरिगेटेड और ड्रिप इरिगेटेड उसमें काम कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस प्रश्न का जवाब देना। Okay. Balko. Okay. Yeah. Mr. Bhatia ji, जी सर। we want to know about the selection of species, that is a Bambusa balkova. What is the feature of Bambusa balkova? सुनिए सुनिए सर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बल्कुआ जो है बायोमास का बैम्बू है सर। हाँ, और सवाल उस बात का है कि हमारे पास कितना हमारा जो क्वांटम है वो बायोमास में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अदरवाइज अगर हम चाहे स्टिक बनाने की बात करें या स्ट्रिप बनाने की बात करें, बालकुआ जो है बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्टिव बैम्बू है, पर बायोमास के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। भाटिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने आपकी कीमती वक्त लेके हमको। नहीं सर, बहुत सारे लोगों को, हमारा तो काम, बैम्बू हमारा भगवान है, हमारा भगवान इतने लोगों के बीच में चला जाए, इससे बड़ी और क्या बात। Thank you very much, sir. Thank you, On sir. behalf of Bamboo Society of India, we would like to thank you wholeheartedly. And with this, I think if there are no questions, then we can close the session today. Just session better. Any questions? I think we're yes, sir. सर किसी मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, अगर किसी को बाद में कुछ होगा तो मुझसे इवन जो है मतलब बात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर आदमी के प्रश्न का जवाब देता हूँ। Definitely, sir. Thank you, sir. मेरा मोबाइल नंबर है 7566604002। रिपीट करता हूँ, 7566604002। अगर किसी को भी कभी भी जरूरत हो, कभी भी जो है ना बात कर सकता है। Okay. Thank Okay, you sir. all. Thank you all. With this, we come to the closure of this session. I would like to thank all of you for your precious time and your participation in this webinar. Have a wonderful weekend. Okay.